हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो है इंश्योरेंस लाइसेंस के बारे में, साथ ही साथ हम बैंक एश्योरेंस का भी टॉपिक कवर अप करेंगे। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर बेसिकली टू टॉपिक्स, द इंश्योरेंस लाइसेंस प्रोसीजर, या इंश्योरेंस लाइसेंस का क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है और कितनी वैल्यूज़ पर लाइसेंस वगैरह मिलता है, एंड अलॉन्ग विद दैट इंश्योरेंस लाइसेंस के साथ हम लोग बात करेंगे बैंक एश्योरेंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। इफ देयर इज सम इशू सो यू कैन बेसिकली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। तो अगर सब कुछ ओके है तो सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, इंश्योरेंस लाइसेंसिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लाइसेंस बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए वी आर गेटिंग सब परमिशन, है ना। हम गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिट ले रहे हैं या कोई अप्रूवल ले रहे हैं और हमें एक तरह से परमिशन मिल रही है, उसको हम लाइसेंस की तरह कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप मान लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ तो आप गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल हैं। एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक अथराइजेशन, एक तरह से आपको परमिशन मिल रही है यस कि आप गाड़ी जो है चला सकते हैं, तो आपको ड्राइविंग के लिए लाइसेंस मिल गया। ऐसे कोई अपना खाने पीने का काम करें, कोई फूड बिजनेस करें, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ों को करने के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आप बैंक का काम करना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग का लाइसेंस जो है मिलेगा। तो बैंक का काम करना है तो बैंकिंग का लाइसेंस आरबीआई देता है। इन द सिमिलर वे जब हमें इंश्योरेंस कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनीज के लाइसेंस को देने के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और वो अथॉरिटी है जिसके पास हम लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करेंगे और हमें वहां से क्या होगा, लाइसेंस मिलेगा। तो IRDAI जो है पूरी तरीके से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999 1999 में जो कानून आया था उसके तहत IRDAI के पास वो पावर है कि इंडिया में किसी टाइप का भी अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ अ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, और आपका जो एक री इंश्योरेंस का काम है, इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं सो यू नीड अ लाइसेंस। आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको क्या चाहिए होगा, लाइसेंस चाहिए होगा। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। तो लाइसेंस के लिए आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए, बहुत ही बेसिक्स से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बट फिर भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा लाइसेंस के प्रोसीजर क्या होते हैं और मेजर क्राइटेरियाज क्या होता है ना। एज अ कंपनी प्रोस्पेक्टिव क्या क्या मेजर क्राइटेरियाज हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ से हमें क्वेश्चन मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो देश के अंदर IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है कि हमारे देश में इंश्योरेंस सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए 1938 में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट आया था 1938 में, है ना, इंश्योरेंस एक्ट 1938। और उसी एक्ट का काफ़ी हद तक अपडेशन रहा जो है IRDA एक्ट 1999। तो प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1999, उसके थ्रू जो है हमारे देश में इंश्योरेंस बिजनेसेस को कंट्रोल किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि 1999 में जब IRDA नहीं बना था तो उससे पहले जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया थी, लाइसेंसिंग के प्रोसेसेस वगैरह थे, उनको देखने के लिए किस कानून का प्रयोग होता था। तो जब 1956 में LIC बना था तो LIC एक्ट 1956 आया था जो कि देश के अंदर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस को देखता था। और 1972 में जब हमने नेशनलाइजेशन किया, 1972 में राष्ट्रीयकरण किया जो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का, और हमने इंट्रोड्यूस किया था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972, है ना। तो उस पर्टिकुलर जो है एक्ट के थ्रू जो है जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को देखा जाने लगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता हैं, ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने सेशन कर रखे हैं उन सेशंस को जरूर देखिएगा। उसमें मैंने इंश्योरेंस की हिस्ट्री वगैरह आपको बता रखी है, उसको आपने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सो बिफोर द इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज रेगुलेटेड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938। 1938 ही वो मेजर कानून है जिसके तहत हमारे मोस्ट ऑफ द क्लॉसेस जो हैं, लॉज हैं, वो 1999 के अंदर आपको बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सो ये पॉइंट हिंदी में भी मेंशन है, सो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए, अब आपके पास किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हो,
एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस दैट यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पर दिया, अगर आपको नहीं क्लियरली विजिबल है कोई इशू नहीं, मैं रीड कर देता हूँ। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, फसल का बीमा है, क्रॉप इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है, आग का बीमा है ना, फायर इंश्योरेंस है, बुल्गारी इंश्योरेंस। बुल्गारी इंश्योरेंस क्या होता है? सेंधमार या चोरी डकैती से अगर घर में चोरी डकैती वगैरह या सेंधमारी वगैरह होती है तो बुल्गारी इंश्योरेंस जो है हमें थेफ्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, चोरी से हमारे जो है हाउस को, हमारे घर को जो है या हमारे जो एसेट्स को, पूंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। तो बर्गलरी इंश्योरेंस। तो मेजरली जो बीमा होता है IRDAI वो दो तरह का लाइसेंस देता है ना। एक आपको लाइसेंस मिल सकता है जो है इंश्योरेंस कंपनी का, जिसमें जनरल और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का आप लाइसेंस ले सकते हैं। लाइफ के लिए अलग लाइसेंस, जनरल के लिए अलग लाइसेंस, प्रोसेस सेम है ना। और या फिर आप एक री इंश्योरेंस की तरह, री इंश्योरेंस का काम क्या होता है? री इंश्योरेंस कंपनी का, री इंश्योरेंस कंपनी देश के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस करती है। तो भारत में अगर आप देखें तो बड़े लेवल पर जो है, अगर हम बात करें GIC-RE, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन RE, री इंश्योरर जो है, री इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनियों का बीमा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। GIC की एक सब्सिडरी बॉडी भी है, कि हमने लास्ट सेशन पे डिस्कस किया था जब हमने इंश्योरेंस कंपनीज विद इन इंडिया का टॉपिक पढ़ा था, है ना, जिसमें आपको GIC-RE की अगर बात करूँ तो GIC-RE जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस, उसकी साउथ अफ्रीका में एक 100% सब्सिडरी जो है ब्रांच है, जो कि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज का री इंश्योरेंस करके देती है। तो बीमा कंपनियों का बीमा कौन कराता है? री इंश्योरेंस वाले बीमा उसका कराएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंश्योरेंस लाइसेंसिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस लिखे हुए हैं। तो लाइसेंसिंग का प्रोसेस अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, रफली मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए नोट से आप इसको पढ़िएगा, मैं आपको रफली बता देता हूँ। देखिए, जब आप लाइसेंस ले रहे हो तो लाइसेंस देने का ऑब्जेक्टिव क्या है या IRDAI का मोटिव क्या है, कि जो इंश्योरेंस के जो कस्टमर्स हैं, जो बीमा के जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, उनके हितों को पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए आपको पूरी तरीके से काम करना है। आपको किसी भी नॉर्म्स का वायलेशन नहीं करना है। अगर वायलेशन करते हैं तो वहाँ पर आपके लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ समय समय पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, उन सारे के सारे अपडेट्स को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप सारे अपडेट्स अपने ध्यान से नहीं देखते हैं या अपडेट्स जो आ रहा है उनको फॉलो नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट्स अपडेट्स आते रहते हैं, है ना, लाइसेंसिंग के, तो उस केस में भी हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग के लिए जो है पूरी तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए IRDAI पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और वो सभी की सभी बीमा कंपनियों के लिए समय समय पर गाइडलाइंस इशू करता रहता है, समय समय पर उनके लिए रोड मैप देता रहता है, लॉस पास करता रहता है और उनको, और IRDAI का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये सारी चीज़ें करके वो ग्राहकों के, कस्टमर्स के जो पॉइंट्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनको बिल्कुल ध्यान में रखा जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर काम आपको देखने को मिलता है। तो वही बातें यहाँ लिखी हैं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बीमा क्षेत्र को अत्यधिक अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए IRDAI ये सुनिश्चित करता है कि बीमा व्यवसाय प्रॉपर तरीके से, उस पर मॉनिटरिंग हो, उस पर सर्विलांस हो, उसको सही तरीके से जो है सुपरवाइज किया जा सके, उस पर नज़र रखी जा सके, ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो उस केस में वहाँ पर जो है वो पैनी नज़र रख के काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे RBI जो है भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए काम करता है। भारत में जो बैंकिंग के कस्टमर्स है, बैंकिंग के जो ग्राहक हैं, उनके हितों को, उनके इंटरेस्ट को सबसे प्रायोरिटी पर रखा जाता है, सबसे प्राथमिकता पर रखा जाता है। किसी भी कस्टमर के साथ, बैंक के कस्टमर के साथ कोई दिक्कत होती है, कोई फ्रॉड होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो RBI वहाँ पर बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि आपने काफ़ी समय पहले येस बैंक को देखा होगा कि 2020-21 के टाइम में येस बैंक वॉज इन ट्रबल। येस बैंक के कस्टमर ग्राहकों पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा था। तुरंत यहाँ पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक को रेस्क्यू किया और जो काफ़ी बैंकों से फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी कराया और येस बैंक अभी प्रॉपर सर्वाइव कर रहा है। इन द सिमिलर वे इंश्योरेंस कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज के कस्टमर्स जो हैं, बीमा के जो कस्टमर हैं, इंश्योरेंस जो कस्टमर्स हैं, उनका हित ध्यान में रखने के लिए IRDAI पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता है। एंड बिकॉज ये लाइसेंस दे रहा है तो ये इस पूरी चीज़ों को ध्यान रखता है। ठीक, अब सवाल उठता है लाइसेंसिंग के लिए हमारे पास क्या क्या रेगुलेशन है ना। डोंट वरी, ये आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में वाइट बैकग्राउंड के साथ मिल जाएगी है ना। तो चलिए देखते हैं।
तो हु रेगुलेट्स द लाइसेंस, लाइसेंस के लिए यहाँ पर कौन सा अप्रूवल आपको देखने को मिलेगा? द प्राइमरी रेगुलेशन अथॉरिटीज जो है, कुछ कानून है जिनके तहत हमारे देश में इंश्योरेंस के जो बिजनेसेस को देखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एक तो कंपनीज एक्ट के थ्रू, जब आप इंश्योरेंस का कंपनी लाइसेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस का तो लाइसेंस मिलता ही है, साथ ही साथ आप एक कंपनी है तो एक कंपनीज एक्ट 2013 है ना, कंपनी अधिनियम 2013 जो कि पुराना कानून था 1956, उसी को अपडेट करके 2013 वाला कानून आया, उसके तहत आप पर नियंत्रण रखा जाता है। री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए री इंश्योरेंस के जो कानून है 2018 वाले, जो अपडेटेड है, अमेंडमेंट्स के साथ आए हैं, उनके थ्रू जो है कंट्रोल रखा जाता है। और साथ ही साथ इसके अलावा कोई भी ऐसा नियम कानून जो कि आपको रेगुलेट करने के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे नियम कानून के तहत आपको जो है नियंत्रण में रखा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, बैंकिंग सिस्टम के अंदर मैं बात करूं, बैंक्स जो है आरबीआई बैंकों बैंकिंग संचालन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू रेगुलेट करता है, 1949 के थ्रू 1949 के कानून के तहत संचालित करता है। लेकिन अगर बैंक्स कोई फर्जीवाड़ा करते हुए पाए जाते हैं और बैंक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो आप जब शेयर बाजार में लिस्टेड अगर वहां कोई फर्जीवाड़ा करें तो आपके ऊपर सेबी, जो सेबी एक्ट है 1992 का, सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी भी आप पर कार्रवाई कर सकता है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज मार्केट का रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में उसको कहते हैं। तो शेयर बाजार में कुछ फर्जीवाड़ा करेंगे वो करेगा। इसी तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग है ना, कोई जो है काले धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो काम करेगा। तो कहने का मतलब आप बीमा का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी फर्जीवाड़ा करेंगे तो बीमा कंपनी के नियंत्रक में ही है तभी काम करेंगे, नहीं। उसके अलावा जो अदर रेगुलेटर्स हैं, अगर आप उनके जुरिडिक्शन में आएंगे, अगर आप उनके रडार में आएंगे तो भी वो आपको जो है वहाँ पर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ग्राहकों का हित सबसे सर्वोपरि हो। तो ये बात है कि सबसे पहले जो है कुछ कानून है लाइसेंस के लिए, कंपनीज एक्ट वाला है, IRDAI का 2000 वाला नियम है 1999 में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और IRDA 2018 वाला कानून है। ये बेसिक बातें, इनको अगर आप कम भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बीमा कंपनी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, सो यू नीड अ मिनिमम कैपिटल। आपके पास कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल, कुछ पूंजी की जरूरत होती है, कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, सो लाइसेंस अमाउंट है 100 करोड़ रुपीस, 1 बिलियन US डॉलर, या फिर 100 करोड़ रुपए, नॉट US डॉलर, 1 बिलियन रुपीस, या फिर 100 करोड़ रुपए। अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी का, एक बीमा कंपनी का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लाइसेंस की फीस है 100 करोड़ रुपए। और अगर आप एक लाइसेंस लेना चाहते हैं एक री इंश्योरेंस कंपनी का, एक पुनर्बीमा कंपनी का, तो आपके लिए लाइसेंस फीस है 200 करोड़ रुपए। लाइसेंस फीस के साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है कि आपने पिछले 5 सालों में लाइसेंस के लिए पहले अगर अप्लाई किया हो और अगर आपका लाइसेंस रिजेक्ट, मतलब आपको लाइसेंस ना मिला हो, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया हो, है ना, तब आप जो है नहीं अप्लाई कर सकते। लास्ट 5 ईयर का हम टाइम स्पेन जनरली लेते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आपने कहीं आपका लाइसेंस पहले कैंसिल तो नहीं हो चुका है। अगर आपको पहले कभी लाइसेंस मिला था, कैंसिल हो गया था, तो दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो आप थोड़ा सा सस्पिशियस रहेंगे, तो आपको स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, विशेष आपका ध्यान रखा जाएगा। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप ये याद रखिएगा कैपिटल या पूंजी कितनी होती है। लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं एक इंश्योरेंस का, एक इंश्योरेंस कंपनी का, नॉर्मली अगर आप किसी एक बीमा कंपनी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, सो द लाइसेंस अमाउंट में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 करोड़ रुपए, है ना। बीमा कंपनी का लाइसेंस लेना चाहते हैं इंश्योरेंस बिजनेस का, 100 करोड़ रुपए है। री इंश्योरेंस अगर पुनर्बीमा कंपनी का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लाइसेंस फीस है, मिनिमम पेड अप कैपिटल है 200 करोड़ रुपीस, 200 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है और ये अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से चलाना है और ये पैसा आपको अपने पास मेंटेन करना है, ठीक है। तो पेड अप वैल्यू मैंने बता दिया आपको, 200 करोड़ और 100 करोड़ रुपए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। आवेदक के पास व्यवसाय के लिए 100 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। और इसके अलावा आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए पिछले आवेदन का कोई भी रूप अस्वीकार ना किया गया हो। सर मैंने तो पहले अप्लाई कर रखा था, मेरा रिजेक्ट हो गया था, तो इसका क्या मतलब कि मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं, एक प्रोसेस है, उसकी अभी हम बात करते हैं। तो अगर आपका पहले कभी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, आपने पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपका लाइसेंस मान लेते हैं अगर रिजेक्ट हो गया है,
तो ऐसे केस में आप पिछले 5 साल के बाद, जैसे अभी मैंने लाइसेंस अप्लाई किया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, मेरा एप्लीकेशन किसी कारण से रिजेक्ट हो गया, तो अब मैं 5 साल बाद फिर दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। एटलीस्ट 5 ईयर विल हैव टू वेट। इन द लास्ट 5 ईयर लिखा हुआ है, पिछले 5 सालों में अगर आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो रखा है, तब आप जो है नहीं अप्लाई कर सकते। तो 5 सालों में ध्यान रखना आपको रिजेक्ट ना हुआ हो। आपका सर्टिफिकेट अगर कैंसिल हो गया है, रिवोक हो गया है IRDAI के थ्रू, तब आपको ध्यान रखना है। अगर आपके नाम से कोई बिजनेस जो है वर्ल्ड इंश्योरेंस कंपनी, हाँ, और दूसरा तीसरी बात ये लिखा है, आपको अपने नाम के आगे इंश्योरेंस जरूर लगाना है। आप किसी भी बीमा कंपनी का नाम लेंगे, उसके नाम के आगे इंश्योरेंस जरूर देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस वर्ड आ रहा है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है ना। तो जो भी कंपनी आप बनाएंगे, उसके नाम के आगे इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही भाई RBI क्या करता है, जब कोई भी पर्टिकुलर जो है बैंक को लाइसेंस देता है, तो सभी बैंकों से कहता है कि बेटा तुम अपने नाम के आगे जरूर बैंक शब्द जरूर लगाओगे, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि आप बैंक हो, है ना। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, है ना। आप किसी भी बैंक का नाम लेंगे तो उसके नाम के आगे बैंक वर्ड जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगर पेमेंट्स बैंक है तो पेमेंट बैंक देखने को मिलेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि पिछले 5 वर्ष में आपका बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन स्वीकार ना किया गया हो, इस बात का ध्यान रखना है। प्रमाण पत्र जो आपका लाइसेंसिंग का जो सर्टिफिकेट है वो रद्द ना किया गया हो आपका इससे पहले, और बीमा के नाम में बीमा शब्द जो है, बीमा कंपनी के नाम में बीमा शब्द का होना अनिवार्य है। अगर इंश्योरेंस वर्ड नहीं है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, रीड करिए, देखिए सारे पॉइंट्स क्लियर हैं ये सब। चलिए, तो ये पॉइंट्स हमें क्लियर है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, अलग अलग तरीके के लाइसेंसिंग जो है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें लाइसेंसिंग मिल सकती है ना। और आपको वहाँ पर डिक्लेरेशन करना रहता है कि आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए, है ना। तो री इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए, जीवन बीमा के लिए, फायर इंश्योरेंस के लिए, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, प्रोफेशनल इंडिमेंटी, या फिर एक जो है इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफेशनल तरीके से, बर्गलरी इंश्योरेंस, मैंने आपको बताया चोरी वगैरह के लिए, साइबर इंश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी के लिए, मरीन इंश्योरेंस, ये लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है, इंडिमेंटी, प्रोफेशनल बिजनेस जो है आप यहाँ पर काम करेंगे, जिसमें आप जो है रिकवरी प्रोसेस वगैरह, जो बाकी सारी एक्टिविटीज है वो आप देखेंगे प्रोफेशनल की तरह। ठीक है, बर्गलरी इंश्योरेंस, तो ये था आपका इंश्योरेंस लाइसेंस का प्रोसेस, है ना, जिसको हमने देखा। बर्गलरी इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, बर्गलरी का मतलब था सेंधमारी, है ना। ऐसे घर में पहले पुराने समय में घर में दीवारें की ईंटें निकाल के या फिर ऐसे लोग घुस जाया करते थे, तो आपकी चोरी से आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता। आपकी कीमती ज्वेलरी है, कैश है, सामान है, फर्नीचर है, ये सब चोरी होने से हमें कौन बताता है? बर्गलरी इंश्योरेंस। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम सेंधमारी बीमा के नाम से जानते हैं। तो सेंधमारी बीमा एक प्रकार का बीमा पॉलिसी है जो बीमाकृत संपत्ति और मूल्यवान वस्तुओं जैसे घर में रखे आभूषण, नकदी, सामान, फर्नीचर, आटे आदि का नुकसान, क्षति पहुंचाता है। और घर में रखे हुआ खाने पीने का सामान, बिस्किट है, ये सब है, नमकीन, कुरकुरे, ये सब इधर उधर होते हैं, तो उसके लिए नहीं, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, बर्गलरी इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या बात हमने देखी। हमने देखा इंश्योरेंस का लाइसेंस कौन देता है? IRDAI की तरफ से लाइसेंस मिलता है। मूल्यतः हमें इंश्योरेंस कंपनी या फिर री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लाइसेंस मिलता है। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेना है तो लाइसेंसिंग फीस है जो है 100 करोड़ रुपए, और री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग फीस है 200 करोड़ रुपए। जब आप लाइसेंस लेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने नाम के आगे इंश्योरेंस कंपनी लगाना अनिवार्य है। इंश्योरेंस कंपनी आप वहां पर लगाएंगे। ठीक, इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो ऐसा ना हो कि पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर के अंदर आपका एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो गया हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है आपका पहले सर्टिफिकेट वगैरह कैंसिल वगैरह ना हुआ हो या रिजेक्ट ना हुआ। तो अगर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ अगर नहीं है आपके साथ, तो आप अप्लाई करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांस, अगर आप सारा क्राइटेरिया मीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आपको बीमा कंपनी का लाइसेंस मिल सकता है। ठीक है, तो बीमा कंपनी आपको अपने बीमा के कानून के साथ साथ और भी जो भी कानून हैं
वो समय समय पर अगर उसमें कुछ अपडेट आता है, कुछ उसमें चेंज आता है, कुछ बदलाव आता है, तो वो सभी के सभी कानूनों को हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करके लागू करेंगे, है ना। तो इन बातों का भी हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। सो बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बैंक एश्योरेंस के बारे में, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे ज़रूर एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिल सकता है। इसके बारे में एक छोटी सी आपको स्टोरी या छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, तब हम जो है बैंक एश्योरेंस के बारे में समझते हैं। देखिए, बैंक एश्योरेंस की आखिरकार रिक्वायरमेंट क्यों है। अमूमन हम जनरली अगर देखें तो मैं एक थोड़ा सा रफली अगर आपको एग्जांपल बताऊं आसान भाषा में, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार जो है बीमा के एजेंट्स जो है वो कई बार ऑफलाइन तरीके से घर घर में आते हैं और लोगों को बीमा वगैरह के बारे में बताते हैं। आपने अमूमन ये देखा होगा कि एलआईसी जैसी पॉलिसी में सबसे ज़्यादा पॉलिसी लोग एजेंट्स के थ्रू खरीदते हैं, है ना। कि एजेंट घर पर आया और एजेंट वो कोई जान पहचान का रिश्तेदार का या कोई दोस्त यार, मतलब कोई अपने नोन का ही कोई बंदा होता है जो हमें पॉलिसी देता है। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली विद इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको काफ़ी हद तक यही देखने को मिलता है। लेकिन अगर एलआईसी के अलावा कोई और दूसरा किसी कंपनी का एजेंट है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बीमा मतलब एलआईसी है ना, एलआईसी का नेम और वैल्यू इतना है, ब्रांड वैल्यू उसकी इतनी ज़्यादा है। बाकी एचडीएफसी वाला पहुंच जाए कि सर वो पॉलिसी बेचनी थी, तो हमें पता चल गया बीमा बेचना है, तो हो सकता है हम दरवाजा ही ना खोलें। बहुत सारे लोग तो दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, पानी भी नहीं पूछते। पानी तो छोड़िए, पानी क्या, जब घर के अंदर ही नहीं आने दिया, अच्छा बीमा बेचना, नहीं नहीं कोई बीमा नहीं चाहिए, है ना, ऐसे करके लोग कर देते थे। तो दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना वॉज अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी टास्क, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने एक दिमाग लगाया, उनको लगा यार अगर बैंक कोई बात अपने कस्टमर से कहता है तो बैंक की बात जो है कस्टमर जो है ग्राहक बड़े ध्यान से सुनते हैं। एजेंट की बात भले सुने या ना सुने, लेकिन अगर बैंक कोई बात कहता है तो उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, अमूमन जितने भी लोग हैं, लगभग सभी लोग। तो क्यों ना हम एक ऐसा करें कि बैंक के जो सारे कस्टमर्स हैं, बैंक का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, उसके लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, क्यों ना हम बैंकों के उन कस्टमर्स का प्रयोग करें, उनका यूज़ करें अपनी पॉलिसी बेचने के लिए। लेकिन उनको हम पॉलिसी सीधे बेचे कैसे? तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों ने दिमाग लगाया, बैंकों के साथ टाई अप कर लिया। बैंकों के साथ एक जो है बैंकों से कहा कि देखो बेटा तुम हमारी पॉलिसीज बेचना और बदले में हम तुम्हें बढ़िया कमीशन देंगे। तो बैंक को क्या दिक्कत है, बैंक कह रहा ठीक है बिजनेस आ रहा, अपने पास पैसा आएगा, क्या दिक्कत है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक के पास क्योंकि बिजनेस आएगा, पैसा आएगा, तो बैंकों ने बीमा कंपनियों के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया। अब बैंक भी क्या करने लगे, बीमा कंपनियों की पॉलिसियां बेचना शुरू कर दिया। बैंक को बीमा का लाइसेंस नहीं मिला, बैंक को बैंक का काम का लाइसेंस मिला है, लेकिन वो इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस को ऐसा प्रोडक्ट अपने पर्टिकुलर जो है बैंक्स के एम्प्लॉयज या बैंक के थ्रू जो है उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बिकवा सकता है। तो जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी एक साथ मिलकर काम करती हैं और बैंक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है, तो इसको हम लोग बैंक एश्योरेंस के नाम से कहते हैं, बैंक एश्योरेंस के नाम से जानते हैं। बैंक प्लस इंश्योरेंस इज इक्वल टू बैंक एश्योरेंस, है ना। तो इसका अंग्रेजी हिंदी दोनों में नाम यही है, ध्यान रखिएगा। तो बैंक एश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली ये जो है बीमा कंपनी, बैंक और बीमा कंपनी दोनों मिलकर बनते हैं बैंक एश्योरेंस, और ये जो है कस्टमर्स को एक ही छत के नीचे बहुत सारी सुविधाएं हमें देते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये हमारे पास बैंक है, ये बैंक आपको, बैंक के अंदर आपको विदेशी मुद्रा मिल जाती है, बचत खाता मिल जाता है, अब आपको बीमा भी मिल जाता है, आपको कुछ परामर्श चाहिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड, वित्तीय से जुड़ा हुआ, वित्त से जुड़ा हुआ, उसका भी परामर्श मिलता है, लोन भी मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो एज अ कस्टमर जब हमें एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलती है तो हमारे लिए देखिए कितनी अच्छी बात होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप कई बार किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाइए, है ना, किसी बिग बाजार जैसे स्टोर है ना, बिग बाजार तो हालांकि अब नहीं रहा, बाकी किसी रिलायंस फ्रेश के स्टोर या किसी और स्टोर में जाइए, तो आपको वहां पर खरीदने में सामान काफ़ी आसानी क्यों होती है, क्योंकि सारा सामान तो डिस्प्ले में लगा होता है, और दूसरी चीज़ ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाती हैं, आपको भटकना नहीं पड़ता अलग अलग दुकान पे, ठीक है। तो ये आपका फ़ायदा हो जाता है। हालांकि प्रोडक्ट बाहर वैसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा, है ना, वहाँ पर कई बार सब्जियां की अगर मैं बात करूँ, वेजिटेबल्स की बात करूँ, तो थोड़ा सा पुरानी आपको मिलती है, मंडी में आपको ताज़ी फ्रेश वेजिटेबल्स डायरेक्ट मिल जाएंगी, बट वहाँ पर आपको एक साथ प्रोडक्ट मिल रहा। अब यहाँ पर जब बीमा कंपनियों ने जो है टाई अप किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने टाई अप किया बैंकों के साथ,
तो इसमें सबका फायदा है। आसान भाषा में को सबका साथ सबका विकास। कैसे? बीमा कंपनी का क्या फायदा है? उसका इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिक रहा है, पॉलिसी उसकी ज्यादा बिकना शुरू हो गई। बैंक का क्या फायदा है? बैठे बैठाए बढ़िया कमीशन मिलने लगा, बैंक की जेब में बढ़िया पैसा आने लगा, तो बैंक को बढ़िया कमीशन मिलने लगा। ग्राहक का क्या फायदा है? ग्राहक का फायदा उसको एक ही छत के नीचे लगभग सारी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, उसको क्रेडिट कार्ड भी मिल जा रहा है, वहीं पर उसको लोन भी मिल जा रहा है, उसको बीमा की पॉलिसी भी मिल जा रही है, उसको म्यूचुअल फंड भी मिल जा रहा है, और वो जो है बाकी तरह की बैंक की जो सुविधाएं हैं उनको वो वहां पर ले सकता, बचत खाता है, आरडी एफडी है, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो कस्टमर का भी फायदा, बैंक का भी फायदा, बीमा कंपनी का भी फायदा, देश की इकोनॉमी का भी फायदा, सबका फायदा। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और इसीलिए आज की डेट में द बैंक एश्योरेंस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कंसेप्ट, और इस पर लगभग सभी की सभी बीमा कंपनियां काम करती हैं, जिसमें वो बैंकों के साथ अपना टाई अप करती हैं और हमें पॉलिसीज बेचने के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबका फायदा है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए देखिए फायदा कितना अच्छा है, उसको अलग से बहुत ज़्यादा ऑफिस नहीं सेटअप करना है, बैंक के साथ टाई अप करके बैंक अच्छे तरीके से उसके कस्टमर का अपने कस्टमर को बताएगा, तो उसका एक बड़ा नेटवर्क इंश्योरेंस कंपनी यूज़ कर सकता है। बैंक को बढ़िया जो है कस्टमर तो उसके पास आता है, उसको बता दिया हाँ भाई ये वाला सामान भी ले लो, तो उसके पास बैठे बैठाए एक इनकम का एक नया जरिया मिल गया, इनकम का एक नया सोर्स मिल गया। सो ये सारे आपको एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। डोंट वरी, ये मत सोचिए कि सारे पॉइंट्स सर आप बता तो दे रहे हैं हमें कैसे याद रहेगा। आई हैव नोटेड डाउन दीज पॉइंट्स, है ना, आपके लिए ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं, है ना, हिंदी में आपके लिए, इंग्लिश में भी आपके बाइलिंगुअल आपको नोट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो आप आराम से इसको पढ़ के इसको समझ सकते हैं बैंक एश्योरेंस। ठीक है, तो बैंक एश्योरेंस को अगर हम देखें तो देखिए बैंक एश्योरेंस जो है बैंक के लिए लाभ है ना, अलग अलग तरह से इसमें लाभ लिखे हुए हैं। तो देखिएगा बैंक एश्योरेंस क्या होता है। बैंक एश्योरेंस का अर्थ है बैंकों के माध्यम से बीमा उत्पाद बेचना, और बैंक और बीमा कंपनी के साझेदारी में आते हैं, जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को और अपनी कंपनी को प्रोडक्ट बेच पाता है। तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी मिलके बन गया क्या? बैंक एश्योरेंस। सो बैंक प्लस इंश्योरेंस बन गया क्या? बैंक एश्योरेंस। देखिए वही बात लिखी हुई है, बैंक एश्योरेंस मींस सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी कम्स इनटू द पार्टनरशिप वेयर द बैंक सेल्स द टाई अप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पॉलिसीज टू इट्स क्लाइंट। तो बैंक जो है अपने क्लाइंट को, अपने जो है कस्टमर्स को अपनी पॉलिसीज जो है वो बेचने के लिए काम करता है। तो बैंक प्लस इंश्योरेंस क्या बन गया? बैंक एश्योरेंस, है ना। तो बैंक एश्योरेंस हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक एश्योरेंस के हमें फायदा क्या देखने को मिलते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट फॉर द बैंक। तो बैंक एश्योरेंस का फायदा क्या है बैंक को, बैंक एश्योरेंस का फायदा क्या है बीमा कंपनी को, और बैंक एश्योरेंस का फायदा क्या है कस्टमर को। ये तीन एस्पेक्ट्स पर हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, है ना। आप लोग हिंदी में देखते तो हिंदी में मैं आपके लिए फटाफट पढ़ देता हूँ। बैंकों के लिए यह उत्पाद विविधीकरण का साधन है और अतिरिक्त शुल्क आय का स्रोत है। मतलब आपके पास मल्टीपल तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होंगे और आपको बेचने में बढ़िया पैसा भी मिलेगा। ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला बेचे और ग्राहक प्रतिधारण बढ़ाएं। आपके पास चूंकि एक बार प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल होंगे तो कस्टमर्स को सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वही बातें जो मैंने आपको बताई लिखा हुआ है। राजस्व के समान स्तर के लिए जोखिम आधारित पूंजी की आवश्यकता को कम करना। उतनी ही इनकम कमाने के लिए बैंक को लोन देना पड़ता है तो रिस्क होता है, लेकिन यहाँ बिना रिस्क के आपको बढ़िया कमीशन मिल जा रहा है। ग्राहकों के जीवन चक्र के रूप को एकीकृत वित्तीय सेवाओं के प्रदान की दिशाओं में कार्य करना। जो एक पूरा जो एक कस्टमर का जो एक पूरा फाइनेंशियल लाइफ साइकिल है उसमें सभी तरह के प्रोडक्ट्स उसको आप देते हैं तो वो उसका एडवांटेज है। उन निधियों तक पहुंचना जो अन्यथा जीवन बीमाओं के पास रखी जाती हैं, जो कभी कभी जो है लाभ से वंचित हो जाती हैं। तो अगर हम इंश्योरेंस के बिजनेस में कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो हमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। For the banks, it means for product diversification and source of additional fees income. Sell a whole range of financial services to the clients and increase the customer retention. Reduce risk-based capital requirement for the same level of revenue. Work towards the provision of integrated financial services tailored to the life cycle of the customer. Excess funds that are otherwise kept with the insurance who sometimes benefit from the tax advantages. तो वो सारे के सारे फायदे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, पीडीएफ की आप लोग टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको सेशंस के बाद मिल जाएगी। ठीक है, शाम तक। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक एश्योरेंस, बैंक के लिए लाभ तो हमने देख लिया। बीमा कंपनी का क्या फायदा है?
बीमा कंपनी टैप कर सकती है एक बड़ा कस्टमर बेस जो बैंकों का है, बैंकों के बड़े कस्टमर बेस को पकड़ सकती है। रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन द ट्रेडिशनल एजेंट, जो उसकी पुराने एजेंटों पर, जो परंपरागत तरीके से जो एजेंटों पर निर्भरता थी बीमा कंपनी की, उसकी निर्भरता जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि अब बैंक के भी जरिए वो बहुत सारी अपनी पॉलिसी बेच रहा है। वो अपने नए नए प्रोडक्ट बनाकर बैंकों के साथ टाई अप करके बहुत एफिशिएंटली अच्छे तरीके से बेच सकता है, उसका पैसे कम बेकार होंगे। एस्टैब्लिश मार्केट प्रेजेंस रैपिडली विदाउट द नीड ऑफ बिल्डअप द नेटवर्क ऑफ एजेंट, बिना एजेंट का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए कंपनी अपने पकड़ बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से बना सकती है और उसमें बड़े लेवल पर बेच सकती है। एलआईसी पिछले 100 200 300 सालों से काम कर रहा है, मतलब एलआईसी अगर देखें तो 56 में बना, लेकिन उसके में जो कंपनी है वो बहुत पुराने समय से काम कर रही है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब देखिए जो फटाफट जो कंपनीज आई, इनकी जो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज आई, इन्होंने फटाफट बैंकों के साथ टाई अप करके अपना बहुत बढ़िया प्रॉपर बड़ा नेटवर्क बाजार में सेटअप कर लिया। तो इसका मतलब ये तरीका हो गया जिसमें आप बिजनेस को स्केल अप कर पा रहे हैं। ठीक, ठीक है, चलिए, तो वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। अगला हमारे पास बेनिफिट टू द कस्टमर। कस्टमर का क्या फायदा है? सारे के सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आपको लोन है, म्यूचुअल फंड है, वही मैंने जो आपको बताया सब एक जगह मिल जाएंगे। प्रोफेशनल एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाएगी। आपको बैंक के पास जाके आप सीधे उससे बात कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं कि एजेंट भाग गया, एजेंट फोन नहीं उठा रहा है। आपको सही तरीके से रिन्यूअल हो जाएगा पॉलिसी के, जब प्रीमियम जमा करना, कहीं धक्के नहीं खाने, बैंक से फटाफट करवा दिया, और फटाफट आपको बैंक की मदद से क्लेम भी मिल जाता है। तो बैंक आपको प्रोडक्ट दे रखा, तो बैंक आपको क्लेम लेने में भी मदद कर सकता है फटाफट। तो ये सारे के सारे फायदे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बैंक एश्योरेंस के मॉडल क्या है। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। चलिए, अब सवाल उठता है कि यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए हमें 3 तरीके के मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल, रेफरल बिजनेस मॉडल और इंश्योरेंस अंडरराइटिंग मॉडल, है ना। 3 तरीके के मॉडल आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज बेचने के लिए काम कर सकते हैं। और बैंक एश्योरेंस के 3 पॉपुलर मॉडल हैं। मैं तीनों मॉडल आपको बताता हूं, बहुत ही आसान है, ध्यान से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल बैठ गया, सो दीज थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ये चीज़ें आपके लिए फिर बहुत आसान होगी। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला है कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल। देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल देखिए क्या है। देखिए ये आपका बैंक है, हम कंसिडर करते हैं ये बैंक है, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, और ये बगल में एक बीमा कंपनी है एलआईसी, ग्रीन कलर से एलआईसी, ये एलआईसी है। ठीक, बैंक के अंदर बैंक के कस्टमर काम कर रहे हैं। ये येलो कलर जो है बैंक के लिए, बैंक के अंदर बैंक के कस्टमर, बैंक के एम्प्लॉय काम करते हैं। ये देखिए बैंक के सब एम्प्लॉय हैं, ये सब बैंक के अंदर जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बैंक के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, बीमा कंपनी ने कहा बैंक से कि एक काम कर भाई, हमारे साथ टाई अप कर ले, और जो तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे पास आते रहते, ये सब कस्टमर हैं, ये सब कस्टमर हैं जो बैंक के पास आते रहते हैं। आप हमारे कस्टमर, जो आप अपने कस्टमर्स को हमारी पॉलिसियां बेच देना। तो एचडीएफसी ने बोला ऐसे कैसे बेच देंगे? तो एलआईसी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे कस्टमर, तुम्हारे जो एम्प्लॉय हैं उनको हम बता देंगे थोड़ा बहुत पॉलिसी कैसे बेचनी है, और तुम्हारे एम्प्लॉय को हम समझा देंगे, और तुम समझा देने के बाद ट्रेनिंग दे देना, वो अपना पॉलिसी बेच सकते हैं। ठीक, तो बैंक अपने एम्प्लॉयज का यूज करके, अगर उसके कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनको बैंकिंग की सुविधाएं भी दे रहा है, ये कस्टमर्स आ रहे हैं इनको बैंकिंग की सुविधाएं भी दे रहा है, और इनको पॉलिसी भी बेच रहा है। ये कस्टमर्स आ रहे हैं और इनको पॉलिसी बेच रहा है। इसका मतलब बीमा कंपनी का कोई भी काम नहीं, बीमा कंपनी की जेब से ज्यादा पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है। केवल बीमा कंपनी को क्या देना है? कमीशन देना है, कमीशन देना है। और ये बैंक जो है बीमा कंपनी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। हियर एचडीएफसी बैंक इज बेसिकली फंक्शनिंग एज अ एजेंट ऑफ एलआईसी। वो क्या है? एलआईसी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसके एजेंट की तरह आपको काम करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर इसके एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब यहां पर देखें तो इसको हम कहते हैं बैंक जो है
बैंक एश्योरेंस का कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल। इसमें बैंक जो है एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसके? बीमा कंपनी के लिए, ठीक है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। बट इसमें एक समस्या है। एचडीएफसी के दिमाग में एक बात आती है, यार मेरा काम तो बैंक की पॉलिसी बेचना मेरे कस्टमर का है ना, मतलब बैंक का काम करना, बचत खाता खुलवाना, क्रेडिट कार्ड बेचना, म्यूचुअल फंड बेचना, ये सब काम करना है। लेकिन हमारे बैंक के कस्टमर, हमारे बैंक के एम्प्लॉय तो दिन भर पॉलिसी बेचने में बिजी हो जा रहे हैं। ये तो गड़बड़ है यार, हमारा तो मेन जो धंधा है, हमारा जो मेन बिजनेस है, उस पर असर आ जाएगा। ये सब दिन भर पॉलिसी बेचने में लग गए हैं, क्योंकि इनको कमीशन ज़्यादा दे रहा है ना, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से लालच मिल रही है। तो एचडीएफसी बैंक ने कहा, देखो एलआईसी से कि साहब देखो, हम अपने ग्राहकों, हम अपने एम्प्लॉय का प्रयोग ना आपकी पॉलिसी बेचने के लिए नहीं कर पाएंगे। अब हम अपने एम्प्लॉय से अब आपकी पॉलिसी नहीं बेचवा पाएंगे, नहीं बेचने को उनको कहेंगे, आप कुछ और जुगाड़ सोचिए। ठीक है, एलआईसी ने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, एक काम करो, चलो तुम अपने एम्प्लॉय से मत बिकवाओ। एलआईसी ने कहा देखो, हम अपनी तरफ से एम्प्लॉय तुम्हारे पास भेजते हैं, हम अपनी तरफ से अपने बंदे तुम्हारे बैंक में बैठा देते हैं, बस इनको बैठने के लिए जगह दे देना, कुर्सी टेबल दे देना। ये एलआईसी वाले बंदे जो हैं वो यहां पर बैंक के अंदर बैठा दिए जाएं। एलआईसी ने कहा कि भाई देखो, थोड़ी सी जगह जो है वहां पर दे देना, ताकि हमारे कस्टमर, हमारे एम्प्लॉय भी तुम्हारे वहां पर बैठ सकें। बस जब तुम्हारे यहाँ पर जो ग्राहक आएगा ना बैंक की सुविधाएं लेने, तो उसको बस ये बता देना कि हाँ यार, पॉलिसी लेना चाहो तो ये बगल में पॉलिसी वाले भी बैठे, इनसे भी बात कर सकते हो। बस आप रेफर कर देना, आप इनको बता देना हाँ यार ये बगल में बैठे, पॉलिसी अगर चाहिए तो आप सर इनसे बात कर लीजिए। तो एलआईसी वाला बंदा ही पॉलिसी बेचने का काम करेगा। इसको हम कहते हैं रेफरल मॉडल, इसको हम कहते हैं रेफरल बिजनेस मॉडल। क्या होता है रेफरल बिजनेस मॉडल के अंदर? कि बैंक के अंदर जो है वो बंदा बैठा है, किसका? इंश्योरेंस का, और बैंक के एम्प्लॉयज का बस ये काम है, आप इसको रेफर कर देना, आप इसको पास कर देना लीड कि हाँ भाई ये कस्टमर है, इसको पॉलिसी चाहिए, चलो बगल में बैठा है उससे बात कर लो। या आपने रेफरेंस मॉडल बहुत जगह देखा होगा, जैसे कार के शोरूम में आप जाइए या बाइक के शोरूम में आप जाते हैं या स्कूटी के शोरूम में, आपको कार लेनी है, बाइक लेनी है, तो आपको बाइक लेनी है तो आपके पास, आप मान लेते हैं लोन कराना चाहते हैं, आपको एचडीएफसी से लोन कराना है, तो शोरूम वाला कहता सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप यहीं बैठिए, चाय कॉफ़ी पीजिए, अभी हम आपका लोन करा देते हैं। तुरंत वहीं पर एचडीएफसी वाला बंदा रहता है, वो आपके पास आ जाएगा, हाँ सर बताइए आपको लोन कराना था, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, सारी चीज़ चेक करेगा, और अगर आप एलिजिबल है तो आपको लोन वहीं बैठे बैठे पास हो जाएगा। अच्छा आईसीआईसीआई से सर कराना चाहते हैं, वो भी बंदा वहीं बैठा है। तो ये जो बंदे बैठाए रहते हैं आप लोग अलग अलग जगह, ये सब क्या है? ये हमारा रेफरल बिजनेस मॉडल है। हमने शोरूम वाले से क्या रखा, देख भाई अगर कोई बंदा आएगा और किसी को इंश्योरेंस की जरूरत होगी या किसी को लोन की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, तो अपने को बता देना। तो ये क्या होता है? ये रेफरल बिजनेस मॉडल होता है। ठीक, तो दो मॉडल हमने देखे, क्या है? पहला है कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल। कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल में बैंक अपने एम्प्लॉयज का ही यूज करता है और पॉलिसी बेचने का काम करेगा, मतलब बैंक बेसिकली एजेंट की तरह काम करेगा डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के। दूसरा मॉडल हमने क्या देखा, जिसको हम रेफरल मॉडल कह रहे हैं। रेफरल मॉडल के अंदर क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने बंदे भेजेगी बैंक के अंदर, और वो उनको जो है ये रेफर करेंगे बैंक वाले एम्प्लॉयज, और उनको जो है बदले में कमीशन मिलेगा और वो वहां पर वो पॉलिसी बेच पाएंगे। ठीक, कितना क्लियर है? अगला है इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग प्रोसेस आपको पता है क्या होता है? अंडरराइटिंग प्रोसेस, अंडरराइटर वो बंदा होता है जो कि जो है पॉलिसी को इशू करने के लिए लेकर, इशू करने से लेकर पॉलिसी के एंड तक, क्लेम तक सारे के सारे काम को देखता है। मतलब आपको पॉलिसी मिलनी है कि नहीं मिलनी, सारा रिस्क असेसमेंट है ना, सारा आपका ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन, सारी की सारी चीज़ें आपकी करने का काम अंडरराइटर का होता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको अंडरराइटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इंश्योरेंस अंडरराइटिंग के अंदर क्या होगा, बीमा कंपनी लगभग सारा का सारा काम दे देती है बैंक के हाथ में, और उसके साथ टाई अप रहता है उसका कि भाई अब पॉलिसी इशू करने से लेके पॉलिसी के क्लेम तक ऑलमोस्ट सारा का सारा काम तुम ही देखना, और तुम इनडायरेक्टली जो है हमारे साथ जुड़कर बीमा कंपनी की तरह काम करना, है ना। वो बीमा कंपनी की तरह फिर वो कंपनी अलग से अपना रजिस्टर करा के काम करते हैं। चलिए रीड करते हैं इन सारे पॉइंट्स को, आपको क्लियर होगा भी एक एक पॉइंट। तो बैंक इंश्योरेंस 3 मॉडल, कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल, रेफरल बिजनेस और बीमा हामीदारी या फिर इंश्योरेंस अंडरराइटिंग क्या है देख लेते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल क्या होता है? द अदर फॉर्म ऑफ नॉन रिस्क पार्टिसिपेटरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ये नॉन रिस्क क्यों है? क्योंकि बैंक का एम्प्लॉय ही
पॉलिसी बेचने वाला, तो अपना तो कोई बंदा भेजना ही नहीं, ना ऑफिस कोई सेटअप करना है, तो अपने लिए रिस्क तो कम ही है। इसमें क्या होता है, द बैंक स्टाफ इज ट्रेन्ड टू अप्रेज एंड सेल द प्रोडक्ट आउट टू द कस्टमर। बैंक के स्टाफ को ही ट्रेन कर दिया जाता है पॉलिसी वगैरह बेचने के लिए। हियर द बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। बैंक जो कि एक संस्थान है, वो एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करता है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को फी और कमीशन के बदले में सेल करने के लिए पूरी तरीके से काम करेगा। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के नाम देखिए, जैसे एचडीएफसी एर्गो, एचडीएफसी बैंक है, और एक एर्गो एक इंश्योरेंस कंपनी है, पीएनबी मेटलाइफ, पीएनबी बैंक हो गया, मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी हमने देखा कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल में क्या है, गैर जोखिम सहभागी वितरण चैनल का दूसरा रूप कॉर्पोरेट एजेंसी है, जिसमें बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के उत्पादों के लिए मूल्यांकन करने और बेचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और यहाँ बैंक एक संस्था के रूप में शुल्क कमीशन लेता है और उसके लिए काम करता है। ठीक, दूसरा हमने देखा रेफरल बिजनेस मॉडल। रेफरल में क्या होता है, रेफरल मॉडल कुछ नहीं बल्कि एक साधारण व्यवस्था है जिसमें बैंक ग्राहकों के डेटाबेस तक पहुंचने की योजना बनाते समय बीमा कंपनी के एजेंटों, बिक्री और कर्मचारियों को केवल कारोबार में भाग लेने देता है, जिसके लिए रेफरल शुल्क, रेफरल फीस मिलती है। सभी कारोबार नेतृत्व के लिए कमीशन होता है और पारित किया जाता है। तो इसमें बैंक का स्टाफ नहीं ट्रेन होगा, इंश्योरेंस कंपनी खुद अपने बंदे भेजेगी, बस उनको आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी डिटेल्स या उनको रेफर कर देंगे, उनको रेफरल पर काम होगा। और तीसरा है बीमा हामीदारी। ये हमने देखा, हामीदारी एक संभावित बीमाकर्ता को अपने द्वारा प्रस्तुत जोखिम की मात्रा का आकलन करने की प्रक्रिया है। पेशेवर हामीदार यह देखने के लिए आपके आवेदन पर मापदंडों की समीक्षा करते हैं कि क्या आपकी कोई पॉलिसी प्रदान करनी है कि नहीं करनी है, यदि हाँ तो आपको कितना कवरेज देना है। सो अंडर राइटिंग का पूरा प्रोसेस इसी पर बेस्ड होता है और इस तरीके से इसका भी काम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जो है पूरा आपका इंश्योरेंस लाइसेंस के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लिए। और साथ ही साथ हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक इंश्योरेंस और उसके फ़ायदे क्या हैं, और हमने एजेंट मॉडल, कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल और रेफरल मॉडल, और साथ ही साथ हमने देखा अंडरराइटिंग जो है प्रोसेस का क्या मॉडल होता है, अंडरराइटिंग, इंश्योरेंस अंडरराइटिंग क्या होती है, ये हमने देखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। पीडीएफ जो है आपको रात तक मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, है ना। और सेशन को रिवाइज जरूर करिएगा, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, तो ये था आपका इंश्योरेंस लाइसेंसिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।